हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है अभय और उसकी मदर इन लॉ के बारे में। दिल्ली के एक पॉश इलाके में बने एक पुराने से बंगले की खिड़कियों पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उसी बारिश के बीच एक काली कार आकर रुकी। कार से निकला अभय, लगभग 32 साल का हैंडसम, मगर चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में अनकहे राज। अभय एक सफल आर्किटेक्ट था, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी उतनी सफल नहीं रही। पत्नी रिया, बिजनेस टाइकून की बेटी, हमेशा काम और दोस्तों में उलझी रहती थी। लेकिन इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब उसकी जिंदगी में आई उसकी सास मीरा। मीरा करीब 45 साल की, मगर उम्र से कहीं ज्यादा खूबसूरत और रहस्यमयी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी गहरी आंखें, हर चीज में एक अजीब आकर्षण था। वो ऐसी औरत थी जो किसी भी कमरे में दाखिल हो तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती। अभय जब पहली बार ससुराल गया था, तब मीरा ने ही उसका स्वागत किया था। उस वक्त उसे महसूस हुआ था कि इस औरत में कुछ अलग है, जैसे उसके आसपास एक रहस्यमयी आभा हो। रिया अक्सर घर से बाहर रहती और इसी दौरान मीरा और अभय के बीच न जाने कैसे बातचीत बढ़ने लगी। चाय के कप से लेकर लाइब्रेरी की किताबों तक दोनों में अजीब सी समझ बनने लगी। मीरा अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसका पति सालों पहले ही उसे छोड़ चुका था। उसके भीतर एक खालीपन था और शायद वही खालीपन अभय के अकेलेपन से कहीं ना कहीं जुड़ने लगा। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ खामोश निगाहों तक सीमित था, अभी तक। एक रात रिया बिजनेस ट्रिप पर थी। बंगले में सिर्फ अभय और मीरा थे। बाहर बारिश हो रही थी, बिजली बीच बीच में जा रही थी। मीरा ने वाइन खोली और दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। वो बातें धीरे धीरे व्यक्तिगत होती गईं। मीरा ने अपनी अधूरी जिंदगी, अपने अकेलेपन का दर्द साझा किया। अभय ने अपने टूटते रिश्ते और रिया की बेरुखी की शिकायतें की। और उसी पल दोनों की आंखें मिली। कमरे की खामोशी और बारिश की आवाज के बीच एक ऐसा सन्नाटा पैदा हुआ जो शब्दों से कहीं गहरा था। क्या ये आकर्षण था? सब कुछ सामान्य कोई दिखा, खतरनाक लेकिन अभय के मन में सवालों का तूफान था। उसे लगा ये सब एक इत्तेफाक था, मगर जल्द ही उसने महसूस किया कि मीरा की नजरों में कुछ छुपा हुआ है। कभी देर रात कॉल करना, कभी अचानक कमरे में आ जाना, कभी उसकी फाइलों और डायरी को ध्यान से देखना, कुछ तो गड़बड़ थी। अभय को लगने लगा कि ये रिश्ता महज आकर्षण नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई खेल है। कुछ दिनों बाद अभय को अपने ईमेल पर एक अनाम मेल मिला। उसमें सिर्फ 8 लाइन लिखी थी। तुम सोच भी नहीं सकते कि मीरा तुम्हें किस खेल में फंसा रही है। उसमें साफ दिख रहा था अभय और मीरा की परछाइयां बंगले की खिड़की पर। अभय ईमेल पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये तस्वीर किसने खींची थी और किसे पता था कि उस रात वो और मीरा एक साथ बैठे थे? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या ये किसी का मजाक था या कोई वाकई उसे ब्लैकमेल करना चाहता था? अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मीरा बिल्कुल सामान्य लगी। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अभय से पूछा, नींद कैसी आई? अभय ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। क्या ये ईमेल उसी ने भेजा था? पर क्यों? उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप अखबार पढ़ने लगा। लेकिन अखबार के फ्रंट पेज पर एक और खबर ने उसका दिल दहला दिया। अखबार में लिखा था कि शहर में ब्लैकमेल गैंग सक्रिय है और बड़े घरानों के लोग निशाने पर। क्या वो भी इसी जाल में फंस चुका था? शाम को जब अभय ऑफिस से लौटा तो बंगले का माहौल बदला हुआ था। मीरा थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने दरवाजा बंद करके धीरे से कहा, अभय, हमें बात करनी होगी। किस बारे में? किसी ने मुझे भी एक चिट्ठी भेजी है जिसमें तुम्हारा नाम है। अभय का दिल धड़क उठा। उसने जल्दी से चिट्ठी देखी तो तुम्हारा दामाद बर्बाद हो जाएगा। नीचे किसी का नाम नहीं था, बस एक काला निशान, जैसे किसी गैंग का सिंबल। अभय, मुझे नहीं पता ये सब कौन कर रहा है, लेकिन कोई हमें अलग करना चाहता है या शायद हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। अभय ने गौर किया कि मीरा की आंखों में डर तो था, मगर कहीं गहराई में कोई छुपा राज भी चमक रहा था। क्या वो सचमुच डर रही थी या ये सब उसका ही खेल था? 3 दिन बाद अभय को फिर से एक ईमेल आया।
इस बार उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 50 लाख रुपए तैयार रखो, वरना तुम्हारी पत्नी रिया को सब पता चल जाएगा। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये तस्वीर रिया तक पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा। अभय ने सोचना शुरू किया कि ये सब कौन कर सकता है। क्या ये रिया का ही कोई जासूस था, या फिर मीरा के अतीत से जुड़ा कोई पुराना दुश्मन, या फिर खुद मीरा, क्योंकि सारे ईमेल और तस्वीरें उसी बंगले से जुड़ी थीं जहां सिर्फ वो दोनों मौजूद रहते थे। एक रात अभय अपनी कार में ऑफिस से लौट रहा था। अचानक उसने रियर व्यू मिरर में देखा, एक काली बाइक उसकी कार के पीछे पीछे चल रही थी। वो बाइक कई किलोमीटर तक उसका पीछा करती रही। जब उसने तेजी से मोड़ लिया, बाइक गायब हो गई। अभय को अब यकीन हो गया, कोई उसे और मीरा दोनों को निशाने पर लिए हुए है। अगले दिन अभय ने मीरा से उसके अतीत के बारे में पूछना शुरू किया। शुरुआत में वो टालती रही, फिर धीरे धीरे सच सामने आया। मीरा ने कबूल किया कि उसके पति ने उसे सिर्फ छोड़ा नहीं था, बल्कि उस पर धोखाधड़ी और गबन का इल्जाम भी लगाया था। उसके पति के गायब होने के बाद पुलिस भी उससे पूछताछ कर चुकी थी। अभय, शायद ये सब उसी अतीत से जुड़ा हुआ है। कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है और अब तुम भी इसमें फंस गए हो। अभय को लगा कि वो सही दिशा में है। उसने पुराने स्टोर रूम की तलाशी ली। वहां उसे एक लाल फाइल मिली। फाइल में मीरा और उसके पति की पुरानी तस्वीरें थीं, साथ ही कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स, और आखिरी पेज पर एक पुलिस रिपोर्ट। शक मीरा पर लिखा था। अभय का दिल कांप गया। क्या उसकी सास कातिल थी? अभी वो फाइल पढ़ ही रहा था कि पीछे से दरवाजे की क्रीक की आवाज आई। अभय ने मुड़कर देखा, मीरा वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था अभय। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब सवाल ये था, क्या मीरा उसकी हमदर्द थी या वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन? कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। अभय हाथ में लाल फाइल थामे खड़ा था और सामने मीरा, उसकी आंखों में गहरी ठंडी नजरें। तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। मीरा की आवाज धीमी मगर डराने वाली थी। अभय का दिल धड़कने लगा। मीरा जी, ये सब आखिर है क्या? पुलिस रिपोर्ट में आपका नाम क्यों है? आपका पति कहाँ है? मीरा ने हल्की मुस्कान दी, जैसे किसी पुराने राज को छुपा रही हो। कुछ बातें सच से ज्यादा खतरनाक होती हैं अभय। उस रात अभय सो नहीं सका। मीरा की बातों ने उसके दिमाग में और सवाल खड़े कर दिए। क्या वो सचमुच अपने पति के गायब होने में शामिल थी? और अगर हां, तो क्या वो अब उसी को भी किसी खेल में फंसा रही है? सुबह तक उसने तय कर लिया कि वो सारा सच खुद निकालेगा। उसी दिन अभय को एक और ईमेल मिला। इस बार सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि एक वीडियो क्लिप। क्लिप में दिख रहा था अभय और मीरा बंगले के ड्राइंग रूम में वाइन पीते हुए। कैमरा इतनी चालाकी से लगाया गया था कि दोनों की नज़दीकी साफ झलक रही थी। ईमेल के नीचे लिखा था, तुम्हारे पास 72 घंटे हैं, 50 लाख का इंतजाम करो, वरना यह वीडियो तुम्हारी पत्नी रिया को मिल जाएगा। अभय के चेहरे पर पसीना छलक आया। उसे अब लगने लगा कि यह सिर्फ ब्लैकमेल नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। शाम को बंगले में रिया लौट आई। उसकी एंट्री ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया, लेकिन अभय को उसकी आंखों में एक अजीब सा संदेह झलकता नजर आया। रिया बिजनेस ट्रिप से लौटी थी, मगर उसके हाव भाव कुछ और ही कहानी कह रहे थे। वो बार बार अभय और मीरा को गौर से देख रही थी, जैसे कुछ पकड़ लेना चाहती हो। रात के खाने पर रिया ने अचानक कहा, अभय, तुम्हारे ऑफिस में सब ठीक चल रहा है ना? सुना है इन दिनों किसी ने तुम्हें परेशान किया है। अभय चौंक गया। उसने तुरंत नजर मीरा की ओर डाली। क्या रिया को पहले से सब पता था? अभय ने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, सब ठीक है, बस काम का तनाव है। रिया ने मुस्कुराते हुए वाइन का ग्लास उठाया। आई होप यू आर टेलिंग मी द ट्रूथ। उसकी मुस्कान नकली थी। अगले दिन बंगले में हलचल मच गई। नौकर ने गार्डन में एक लाश पाई। वो लाश बंगले के ही पुराने माली की थी, रामलाल। रामलाल पिछले कई सालों से यहां काम करता था। पुलिस आई और जांच शुरू की। रामलाल के शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे, मगर उसकी जेब से एक छोटा सा पर्चा मिला। सच जानने वाला ज्यादा दिन नहीं जीता। मीरा सख्त घबराई हुई थी। वो बार बार कह रही थी, अभय, ये सब मेरे अतीत की वजह से हो रहा है। अब ये खेल और खतरनाक हो चुका है। लेकिन अभय को लग रहा था कि मीरा कुछ छुपा रही है, क्योंकि माली रामलाल वही था जिसने कुछ दिन पहले उसे इशारों में कहा था,
साहब, इस घर में सब वैसा नहीं है जैसा दिखता है। क्या रामलाल को इसलिए मारा गया? अब तीनों, अभय, रिया और मीरा, एक ही छत के नीचे थे, मगर माहौल जहरीला हो चुका था। रिया का बर्ताव और अजीब होने लगा। कभी वो अचानक अभय का फोन चेक करने लगती, कभी मीरा से अजीब सवाल करती, कभी घंटों किसी से फोन पर फुसफुसाकर बातें करती। अभय को अब डर लगने लगा कि कहीं यह सब खेल रिया का ही तो नहीं। एक रात अभय अपने कमरे में बैठा था। अचानक दरवाजा खुला और मीरा अंदर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। अभय, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ये घर सुरक्षित नहीं है, कोई हमें मार देगा। अभय ने उसकी ओर देखा। सच बताइए मीरा जी, क्या आपके पति के गायब होने में आपका हाथ था? मीरा कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, हां, मैंने ही उसे मारा था। अभय की सांसें थम गई। क्या? उसने मुझे धोखा दिया था। वो किसी और औरत के साथ था। मैंने उसे गुस्से में गला दबाकर मार दिया और लाश को छुपा दिया। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अभी अभय इस कबूलनामे को समझ ही रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया। अब सच जान लिया ना, अब तुम्हारी बारी है अभय। अगर तुमने 24 घंटे में 50 लाख नहीं दिए तो पुलिस को तुम्हारी और मीरा की सच्चाई मिल जाएगी। नीचे एक फोटो थी, रामलाल की लाश के पास खड़ा कोई नकाबपोश आदमी। अब खेल और खतरनाक हो चुका था। अभय, मीरा और रिया तीनों शक के घेरे में थे और असली ब्लैकमेलर कहीं बाहर से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अभय के हाथ कांप रहे थे। फोन पर आए उस मैसेज ने उसकी रगों में बर्फ जमा दी थी। अब तुम्हारी बारी है, ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। अभय, ये सब खत्म नहीं होगा। जिस दिन मैंने अपने पति को मारा था, उसी दिन मेरी किस्मत में ये डर लिख दिया गया था। अभय ने उसे चुप कराया। मीरा जी, अब डरने का वक्त नहीं है। हमें यह जानना होगा कि ये नकाबपोश है कौन। अगली शाम बंगले के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी नजर आई। ड्राइवर ने एक पैकेट छोड़ा और बिना कुछ बोले चला गया। पैकेट में एक पुराना पेन ड्राइव था। अभय ने घबराते हुए उसे लैपटॉप में लगाया। वीडियो चला। एक नकाबपोश आदमी अंधेरे कमरे में खड़ा था। उसकी आवाज नकली और मीरा का भारी रिश्ता की गई। गुनाह है। तुम दोनों ने मिलकर एक कत्ल छुपाया है। अगर सच्चाई जिंदा रहनी है तो 50 लाख दो, वरना अगला शिकार रिया होगी। अभय के चेहरे का खून सूख गया। अब मामला सिर्फ ब्लैकमेल नहीं बल्कि जानलेवा हो चुका था। रिया पिछले कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही थी। कभी देर रात फोन पर बात करती, कभी अचानक अभय के कमरे में घुसकर पूछती, क्या छुपा रहे हो मुझसे? उसकी नजरें शिकार की तरह चुभती थीं। एक रात जब वो सो रही थी, अभय ने उसका फोन चेक किया। फोन में मिले चैट स्क्रीनशॉट ने उसे हिला दिया। रिया किसी अनजान नंबर से बातें कर रही थी। मैसेज में लिखा था, हाँ मुझे शक है कि इन दोनों के बीच कुछ है, तुम सबूत भेजो, मैं आगे का खेल संभाल लूंगी। अभय समझ गया कि रिया किसी के साथ मिले हुए खेल खेल रही है, लेकिन कौन? अभय ने तय किया कि अब उसे बंगले की पूरी छानबीन करनी होगी। रात के 2 बजे वो टॉर्च लेके तहखाने में गया। तहखाना पुराना और जंग खाया हुआ था। दीवारों पर जाले, टूटी हुई लकड़ी और पुराने बक्से रखे हुए थे। अचानक उसकी नज़र एक लोहे की अलमारी पर पड़ी। ताला पहले ही टूटा हुआ था। अंदर फाइलों का ढेर था, मीरा के पति की प्रॉपर्टी के कागज, कुछ पुराने बैंक ट्रांजैक्शन और सबसे चौंकाने वाली चीज, एक सीसीटीवी हार्ड डिस्क। अभय ने हार्ड डिस्क उठाई। शायद इसमें सारे सवालों का जवाब छुपा था। वो हार्ड डिस्क लेकर अपने कमरे में लौटा। जैसे ही उसने लैपटॉप से जोड़ा, अचानक कमरे की लाइट चली गई। अभय ने घबराकर बैकअप पावर ऑन किया। लाइट लौटी तो उसके सामने का नज़ारा उसकी रूह तक हिला गया। हार्ड डिस्क टूटी हुई थी और खिड़की से कोई काला साया बाहर छलांग लगा के भाग चुका था। नकाबपोश उससे सिर्फ एक कदम आगे था। सुबह पुलिस बंगले में आई। माली रामलाल की मौत के बाद अब पुलिस हरकत में थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने अभय से कहा, देखिए, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। आपका नाम कई बार सामने आ रहा है। हमें शक है कि या तो आप ब्लैकमेलर को जानते हैं या आप खुद इसमें शामिल हैं। अभय ने सफाई दी, लेकिन इंस्पेक्टर की नजरें गहरी थीं। उसे लग रहा था कि पुलिस भी शायद सच जानने के करीब पहुंच चुकी है। उस रात रिया ने अचानक अभय से पूछा, अभय, अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारे और माँ यानी मीरा के बारे में सब पता है तो? अभय के चेहरे पर सन्नाटा। रिया मुस्कुराई, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सब सच सच बताना होगा, जैसे वो पहले से ही सब जानती हो।
क्या रिया खुद ब्लैकमेलर से मिली हुई थी या वो खुद इस खेल की मास्टरमाइंड थी? अगले दिन रात को जब अभय गाड़ी लेकर घर लौट रहा था, अचानक उसकी कार के सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार वही नकाबपोश था। उसने हेलमेट और नकाब पहना हुआ था। हाथ में लोहे की रॉड लेकर वो अभय की कार के सामने खड़ा हो गया। अभय ने खिड़की खोली। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? नकाबपोश ने भारी आवाज में कहा। सिर्फ पैसे नहीं अभय, मैं तुम्हारी जिंदगी चाहता हूं, क्योंकि तुमने एक कत्ल छुपाया है और अब दूसरा कत्ल भी तुमसे जुड़ने वाला है। अभी अभय कुछ समझ ही पाता, नकाबपोश ने रॉड से शीशा तोड़ा और भाग गया। पीछे सिर्फ एक पर्चा गिरा। अब खेल और अगला खतरनाक हो नंबर चुका था। रिया का। मीरा ने अपने अतीत का सच बता दिया था। रिया शक के घेरे में थी और नकाबपोश हर कदम पर मौत का साया बनकर मंडरा रहा था। अभय के सामने अब दो रास्ते थे, या तो पैसे देकर खेल खत्म करे या सच का सामना करके सब कुछ दांव पर लगा दे। अभय के हाथ में वो पर्चा कांप रहा था। अगला नंबर रिया का। उसने तुरंत कार घुमाई और तेजी से बंगले पहुंचा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था किसी भी पल रुक जाएगी। रिया अपने कमरे में थी, लेकिन जरा भी डरी हुई नहीं। उसने अभय को देखा और हल्की मुस्कान दी। इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? रिया, अब मजाक का वक्त नहीं है। कोई तुम्हारी जान लेना चाहता है। हमें पुलिस को सब सच बताना होगा। और सच क्या है अभय? ये कि तुम और मां, यानी मीरा, मेरे पीठ पीछे कुछ छुपा रहे हो? अभय के पास कोई जवाब नहीं था। अचानक रिया ने सीधा सवाल दागा। मां, आप कब तक ये खेल छुपाएंगी? पापा की मौत और आपके राज सब मुझे पता है। क्या बकवास कर रही हो रिया? बकवास? मेरे पास सबूत हैं। पापा की मौत एक हादसा नहीं थी, आपने उन्हें मारा। रिया के पास वाकई सबूत थे। अगली सुबह बंगले के गार्डन में पुलिस फिर आई। उन्होंने रामलाल माली की मौत की जांच में एक नया सबूत खोजा। झाड़ियों के पीछे से मिली एक काली जैकेट जिस पर खून के धब्बे थे। जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकला। कार्ड पर लिखा था, डिटेक्टिव एजेंसी आर्यन खन्ना। अभय का दिमाग घूम गया। तो क्या ये नकाबपोश कोई जासूस था, या फिर कोई ऐसा जिसने पहले से उनके घर की जांच शुरू कर दी थी? उस रात मीरा घबराई हुई अभय के कमरे में आई। अभय, ये रिया मुझ पर शक कर रही है। अगर उसे सच पता चल गया तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मीरा जी, मुझे लगता है ये नकाबपोश सिर्फ ब्लैकमेलर नहीं है। ये हमारे बीच के टूटे रिश्तों को और तोड़ना चाहता है, और शायद ये रिया से भी जुड़ा हुआ है। अगली सुबह बंगले में चीख सुनाई दी। नौकर ने बेसमेंट के कमरे का दरवाजा खोलकर देखा। अंदर खून से लथपथ इंस्पेक्टर शर्मा पड़े थे। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन सबसे डरावनी बात थी इंस्पेक्टर के हाथ में दबा हुआ पर्चा। अब की बार सच की तलाश करने वाला ही मारा जाएगा। अभय ने देखा कि पर्चे पर वही काला निशान बना था जो उसे ईमेल में मिला था। अब तक मौतें सिर्फ घर के आसपास वालों तक सीमित थी। पहले रामलाल, अब इंस्पेक्टर। किसी को भी शक हो सकता था कि अगला नंबर कौन होगा। पुलिस ने सीधे अभय और मीरा से पूछताछ शुरू की, लेकिन रिया अजीब तरह से चुप थी। वो बस दूर से सब देख रही थी, जैसे किसी बड़ी चाल का इंतजार कर रही हो। रात को अभय ने हिम्मत करके रिया से उसके फोन के बारे में पूछा। रिया, तुम किससे चैट करती रहती हो? रिया ने गहरी वो मुस्कान अनजान दी। नंबर कौन है? अगर मैं कहूं कि ये नकाबपोश मुझे सब बताता है और मैं उसकी मदद कर रही हूं तो? अभय के होश उड़ गए। क्या तुम उस आदमी को जानती हो? रिया ने धीमे स्वर में कहा, जानती हूं, और हो सकता है ये खेल मैंने ही शुरू किया हो। अभी अभय कुछ कह पाता, अचानक बंगले की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आई। अभय ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियों पर खून की बूंदें टपक रही थीं। मीरा के कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर जमीन पर बिखरा हुआ था एक टूटा हुआ नकाब। कमरे में खिड़की से हवा आ रही थी, लेकिन मीरा गायब थी। अब खेल और पेचीदा हो चुका था, और अब मीरा का अचानक गायब हो जाना। क्या मीरा खुद इस नकाबपोश गैंग का हिस्सा थी,
या उसे सच में अगवा कर लिया गया? बंगले की खिड़कियां हवा से टकरा रही थी। कमरे में टूटा हुआ नकाब पड़ा था और मीरा कहीं गायब थी। अभय टॉर्च पकड़े खड़ा था। उसके दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। मीरा, उसने कई बार पुकारा, लेकिन जवाब नहीं आया। रिया दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में वाइन का गिलास लिए। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रिया, तुम्हारी मां कहाँ है? रिया ने गिलास टेबल पर रखा और धीरे से बोली, शायद वहीं चली गईं जहां पापा गए थे। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। रिया धीरे धीरे अभय की ओर बढ़ी। तुम्हें पता है, मैं बचपन से ही देखती थी कि मां कितनी रहस्यमयी है। पापा गायब हो गए, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। मुझे हमेशा शक था, और अब सब सच साबित हो गया। अभय ने पूछा, तो तुमने ही उस नकाबपोश को मदद की? मदद? नहीं, पूरा खेल मैंने ही शुरू किया। अभय हक्का बक्का रह गया। क्या? हाँ, मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा, आर्यन खन्ना। उसी ने सबूत इकट्ठा किए। वही नकाब पहनकर हमें डराता रहा, लेकिन असली मास्टरमाइंड मैं हूं अभय। मेरा मकसद सिर्फ मां को बेनकाब करना था, लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम दोनों करीब आ रहे हो, और तब मुझे लगा ये खेल और मजेदार हो सकता है। अभय ने घूर कर पूछा, तो ये सब पैसे का खेल नहीं था? पैसे? वो तो बहाना था। असली मजा है तुम्हें और मां को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने में, और फिर सबूत के साथ पुलिस के सामने खेल खत्म करने में। अंदर खून से सनी घायल सी मीरा दाखिल हुई। रिया, तुम? रिया ने ताली बजाई। वाह मां, आपने तो कमाल का ड्रामा किया। पापा को मारकर भी बच निकली, लेकिन अब आपके सारे राज खुलेगा। रिया, मैंने पापा को मजबूरी में मारा था। वो मुझे बेचने वाला था, मुझे और तुम्हें दोनों को। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। झूठ, सब झूठ। तुम बस अपनी गलती छुपा रही हो। अचानक बाहर से गोली चलने की आवाज आई। खिड़की के शीशे टूटे और गोलियां भीतर आईं। अभय, रिया पर कोई और मीरा नकाबपोश फर्श पर बंदूक गिर ताने खड़ा था। अभय ने ध्यान से देखा। ये कोई नया शख्स था, न रिया का डिटेक्टिव और न ही पुलिस। तो क्या असली ब्लैकमेलर कोई और था? गोलियां चलना बंद हुईं। नकाबपोश धीरे धीरे कमरे में उतरा और अभय दंग रह गया। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मीरा का पति, रिया का पिता, राजीव। पापा! रिया चीख पड़ी। ये कैसे संभव है? मैंने तो तुम्हें मारा था। हाँ, तुमने कोशिश की थी, लेकिन मैं बच गया, और तब से मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, तुम्हें और तुम्हारे नए साथी इस दामाद को बर्बाद करने के लिए। राजीव की आंखों में पागलपन था। मेरा, तुमने मुझे धोखा दिया, और तुम अभय, तुम मेरे घर में आकर मेरी बीवी पर नजरें डालते रहे। अब मैं तुम दोनों को वहीं भेजूंगा जहां से कोई वापस नहीं आता। उसने बंदूक तान दी। मीरा चीख पड़ी और अभय ने रिया को ढाल बना लिया। कमरे में चारों ओर मौत का साया मंडरा रहा था। अभय ने अचानक पास रखी कुर्सी उठाकर राजीव पर फेंकी। गोलियां छूट गईं और अफरा तफरी मच गई। रिया चीख रही थी, मीरा रो रही थी, और अभय पूरी जान से राजीव से भिड़ गया। कुछ ही सेकंड में बंदूक जमीन पर गिर गई। अभय और राजीव के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। कमरे में टूटे हुए फर्नीचर और चीखों की गूंज गहराती चली गई। संघर्ष के बीच अचानक गोली चल गई। मीरा ने बंदूक उठा ली थी और सीधे राजीव पर दाग दी। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से नफरत और हैरानी टपक रही थी। तुमने दोबारा? और उसकी सांसें थम गईं। अभय जमीन पर गिरा हाँफ रहा था। रिया सुन्न खड़ी थी और मीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने बंदूक फेंक दी और जमीन पर बैठ गई। शायद अब ये खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में खत्म हुआ था, या फिर कोई नया बंगले सच का सन्नाटा अभी सामने टूटा आना तभी बाकी जब पुलिस की सायरन की आवाज गूंजने लगी। लाल नीली लाइट्स खिड़कियों से चमक रही थीं। अभय, रिया और मीरा तीनों शून्य बैठे थे।
राजीव का शव जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा अब भी गुस्से और हैरानी से भरा हुआ। दरवाजा जोर से टूटा और इंस्पेक्टर देशमुख अपनी टीम के साथ अंदर घुसा। उसकी नजरें एक पल में कमरे का मुआयना कर गईं। खून, टूटा फर्नीचर, बंदूक और शव। ये यहां क्या हो रहा था? उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी। अभय हकलाते हुए बोला, सर, ये आदमी राजीव, मेरी सास का पति। और देशमुख ने हाथ उठाया। सब समझ गया। पहले सब हथियार नीचे रखो और चुपचाप बैठो। पुलिस ने सबको अलग अलग कमरों में बिठाया और पूछताछ शुरू की। अभय ने पूरी कहानी बयान की। ब्लैकमेलर, नकाब, रिया का डिटेक्टिव और फिर अचानक राजीव का सामने आना। रिया ने भी अपना सच कबूल किया कि उसने ही नकली डर का खेल शुरू किया था। मीरा चुप रही। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। मतलब असली कातिल राजीव था और आखिर में तुम लोगों की आपसी लड़ाई में वो मारा गया। तभी मीरा अचानक बोल उठी, नहीं इंस्पेक्टर, असली कातिल मैं हूं। 20 साल पहले मैंने ही राजीव को मारने की कोशिश की थी। आज भी उसी को मैंने गोली मारी। उस वक्त वो मुझे और मेरी बेटी को बेच देना चाहता था। आज वो वापस आया तो मैंने फिर वही किया। गुनहगार सिर्फ मैं हूं। अभय और रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा अड़ी रही। तुम्हारा बयान अदालत में दर्ज होगा, लेकिन अभी तुम्हें हिरासत में लेना पड़ेगा। जब पुलिस मीरा को ले जा रही थी, रिया अचानक फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया? अगर हमें पहले पता होता। मीरा पलटी। उसकी आंखों में बेबसी और प्यार था। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि तुम मुझे नफरत करने लगोगी। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया रिया, सब। मीरा के जाते ही कमरे में सिर्फ अभय और रिया रह गए। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही अजीब सी नफरत भी। अभय, अगर तुम मां के करीब ना आते तो शायद ये सब कभी नहीं होता। तुम दोनों के बीच का रिश्ता ही इस विनाश की जड़ है। वो जानता था रिया सही कह रही है, लेकिन आधा सच। असलियत ये थी कि राजीव की वापसी और मीरा का अतीत सब पहले से ही मौत का खेल तय कर चुके थे।